हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइज, यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं सामान्य हिंदी की पूर्वावलोकन। गाइज, यहाँ पे जो हम कर रहे हैं पहला ही चैप्टर कर रहे हैं। आज हम करेंगे उसका पार्ट नंबर 3। तो ये है आपका हिंदी भाषा उत्पत्ति एवं विकास की यहाँ पे बात करें। चलिए पहले देख लेते हैं सिलेबस, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो गाइस, यहाँ पे देखिए, ये है आपका सिलेबस, जिसमें अभी हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, जो आज लास्ट पार्ट होगा, इसमें ये खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे बाकी भी देख लीजिए, जैसे कि और क्या क्या हम पढ़ेंगे। लाइक बोलियां है, वर्णमाला है, संज्ञा, लिंग, वचन, सर्वनाम, ऐसे करके आप सारा एक बार से देख लीजिए कि हम आगे तक क्या क्या जो है पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए गाइस, ये तो हमने देख लिया। अब स्टार्ट करते हैं कि हम जो अभी पिछला चैप्टर है उसमें हम कहाँ तक कर चुके हैं। 124 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। बाकी के जो क्वेश्चन हैं आज हम इस वीडियो में करेंगे कंप्लीट। तो आज हम करेंगे 125 फिफ्थ क्वेश्चन से शुरू करेंगे, जिसमें लिखा है देवनागरी लिपि जो है मूलतः क्या है। तो क्या है गाइज, ये एक है अक्षरात्मक, यानी कि वस्तुतः देवनागरी लिपि क्या है, अक्षरात्मक या वर्णात्मक दोनों है। ठीक है। यानी कि इस देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो गया, वर्णात्मक भी है ये, अक्षरात्मक भी है, इसलिए जो है इसमें आंसर दोनों हो सकते हैं, आपका ए एंड बी दोनों ही हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो इसमें लिखा है प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास डैश से हुआ है। किससे हुआ है, आपका कुटिल लिपि से हुआ है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसने लिखा है प्राचीन देवनागरी लिपि का जो विकास है वो कुटिल लिपि से हुआ है, और इस कुटिल लिपि से जो है 8वीं 9वीं सदी के लगभग नागरी के मतलब 8वीं 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे हम प्राचीन नागरी कहते हैं। नेक्स्ट आपका देवनागरी लिपि में जो है स्वर वर्णों की संख्या है कितनी है गाइस, टोटल 11 है। आइए देखते हैं क्या क्या है। तो अ आ ई उ ए ओ। ठीक है, ये हो गई आपकी टोटल 11 हो गई, गिन लीजिएगा इस। फिर लिखा है नागरी लिपि जो है सुधार समिति के संयोजक थे, तो काका कालेलकर। ठीक है, आइए देखें क्या लिखा है इसमें गाइस, व्याख्या देखते हैं। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में गांधी जी के सभापतित्व में नागरी लिपि में सुधार के लिए एक लघु समिति गठित की गई थी, और जिसके संयोजक कौन, काका कालेलकर बनाए गए। तो इस समिति द्वारा प्रस्तुत 14 सुझावों को सम्मेलन में स्वीकार किया गया। अब लिखा है किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का जो है सुझाव दिया था। क्या, देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि। तो किसने गाइस, यहाँ नाम लिखा है सुनीति कुमार चटर्जी ने। चलिए आइए व्याख्या देख लेते हैं। तो लिखा भारतीय भाषा के लिए देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का जो है प्रस्ताव डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने रखा था। फिर लिखा है कि देवनागरी में अ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया। तो गाइस, यहाँ पे आंसर है आपका सी है काका कालेलकर। तो यहाँ लिखा है सावरकर बंधुओं और काका कालेलकर ने आ की 12 खड़ी को उपयोग में लाने का सुझाव दिया, किंतु यह स्वीकार नहीं किया जा सकता, और उनका सुझाव था कि आ में ही मात्राओं को जोड़कर लिखा जाए। फिर लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। तो वह कौन थे अध्यक्ष, आचार्य नरेंद्र देव थे। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1947 में देवनागरी लिपि में सुधार के लिए आचार्य नरेंद्र देव समिति का गठन किया, और इसके अध्यक्ष कौन है, वही नाम है आचार्य नरेंद्र देव। फिर लिखा है पंजाबी की लिपि है, पंजाबी की जो लिपि है वो कौन सी है गाइस, हमने देखा था गौमुखी है। लिखा है पंजाबी की लिपि क्या है, गौमुखी है। पंजाबी पंजाब क्षेत्र की भाषा है, और ये 2 शब्दों से बना है। ठीक है। तो इसमें लिखा है 5 और आब। ठीक है, क्या किससे मिला है, पंजाब किससे, 5 और आब से मिलकर बना है। तो आब क्या होता है पहले देखते हैं। तो आब क्या होता है गाइस, का तात्पर्य क्या है, नदियों से होता है। देखिए आब क्या होता है, जैसे सपोज कि यहाँ पे 2 नदियां ऐसे बह रही हैं। ठीक है, तो इन दोनों नदियों के जो बीच का क्षेत्र होता है ना, उसको हम बोलते हैं आब, राइट।
तो दो मतलब इसका संबंध किससे है? नदियों से है। और इन क्षेत्र में क्या है? जो है 5 नदियाँ रावी, सतलज, ब्यास, चिनाब और झेलम है। तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं पंजाब। 5 नदियों का आब है यहाँ पे। जैसे रावी और सतलज के बीच में एक आब बन जाएगा, या सतलज व्यास के बीच में, चिनाब झेलम झेलम के बीच में एक बन जाएगा ना आब। यानी कि जैसे सपोज कि यहाँ झेलम है, फिर ये चिनाब है, तो ये हो गया झेलम और चिनाब। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक आप बनेगा। तो इस तरह से 5 है, तो इसमें हो गया पंजाब। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? तो गैस कहाँ हुआ है? जयभट्ट के शिलालेख में हुआ है। चलिए गैस यहाँ पे व्याख्या देखिए, लिखा है गुजरात के शासक हैं, क्या नाम है? जयभट्ट। लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी के शिलालेखों में क्या है? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। तो यहाँ लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद, ये परिषद है, क्या नाम है? लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 में हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। तो यहाँ लिखा है आंसर है बी। तत्कालीन जो उपराष्ट्रपति थी कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके द्वारा हुई थी अध्यक्षता। ठीक है, 1953। तब अध्यक्ष कौन थे गाइस? राजेंद्र, अध्यक्ष नहीं सॉरी, राष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति की बात हुई। तो यहाँ पे गैस यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई परिषद की जो है आपकी बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन जो उपराष्ट्रपति थी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। और ये बैठक लखनऊ में आयोजित की गई थी, जिसमें से अनेक प्रांतों के जो मुख्यमंत्रियों, क्या विद्वानों और भाषा शास्त्रियों ने हिस्सा लिया था। फिर इसमें लिखा है कि नागरी प्रचारणी सभा के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने लिपि सुधार परिषद की स्थापना की थी। किसके अनुरोध पर? नागरी प्रचारणी सभा के अनुरोध पे की थी। तो गाइस विविध की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। लिखा है विभाषा में डैश मिल सकती है। विभाषा में क्या? साहित्यिक रचनाएं मिल सकती हैं। चलिए देखें क्या लिखा है इसमें गाइस। इसमें लिखा है विभाषा एक क्या है? प्रांत और उप प्रांत में प्रचलित होती है, और एक विभाषा में स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियां जो है प्रचलित रहती हैं। विभाषा में साहित्यिक रचनाएं मिल सकती हैं। उदाहरण के तौर पर अवधि एक विभाषा है। नाउ सेकंड है सही विकल्प चुने। आंगिक भाषा डैश के अंतर्गत आती है। तो आंगिक भाषा अशाब्दिक भाषा के अंतर्गत आती है। तो इसमें लिखा है आंगिक भाषा अशाब्दिक भाषा के अंतर्गत आती है। अशाब्दिक भाषा के शारीरिक हाव भाव, भंगिमा, चेहरे की अभिव्यक्ति या नेत्रों में संप्रेषण इत्यादि मुख्य जो है आपके पहलू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी भाषा को बोलने वालों का जो स्थान है वो कौन सा है? तो गाइस कौन से नंबर पे हिंदी भाषा बोलने वालों का स्थान है? तो चौथे नंबर पे आता है। देखिए क्या लिखा है प्रश्नकाल में विशेष में देसी जो आपके वक्ताओं की दृष्टि से हिंदी का स्थान चौथा, जबकि पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन से हैं? मंडारिन। गाइस ये कहाँ की भाषा है? ये चाइना की भाषा है। स्पेनिश, और थर्ड नंबर पे आती है इंग्लिश। वर्तमान में हिंदी भाषा का इस संदर्भ में तीसरा स्थान है। देखिए ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? आपका क्वेश्चन है 2016, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो वर्तमान में हिंदी भाषा का इस संदर्भ में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। लिखा है भाषा के 3 रूप होते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से 3 रूप होते हैं? एक होती है मौखिक भाषा, एक होती है आपकी लिखित, एक होती है सांकेतिक भाषा। 3 रूप होती है इसमें। ठीक है, तो देखिए यार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। सामान्यतः भाषा मानव की सार्थक रूप से व्यक्त वाणी को कहते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। एक हो गया आपका मौखिक यानी कि जो हम बोलते हैं जैसे, और लिखित जो लिखने वाला हो गया। एक सांकेतिक होता है जो आप क्या है? सांकेतिक होते हैं, सिंबल के थ्रू आप समझा देते हैं किसी को कोई बात। फिर इसने कहा है कि मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? जब मुस्लिम शासक हुआ करते थे तब न्यायालयों में कौन सी भाषा चलती थी? तो कौन सी? अरबी और फारसी भाषा चलती थी।
देखिए यहाँ लिखा है जो आपके मुगल काल में अरबी फारसी को क्या है राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था, और ये जो है शिक्षा के माध्यम होने के साथ जो है राजकीय कार्यों में, न्यायालयों में, सरकारी कामकाज, इन सब में जो है कौन सी भाषा यूज होती थी? आपकी अरबी फारसी। लिखा है विभाषा एक प्रांत या डैश में प्रचलित होती है। देखिए एक प्रांत या उप प्रांत में प्रचलित होती है, तो विभाषा एक प्रांत या उप प्रांत में प्रचलित होती है। इसमें साहित्यिक रचनाएं भी होती हैं, जैसे हिंदी की विभाषा है कौन सी है? आपकी ब्रजभाषा है, अवधी है, खड़ी बोली, भोजपुरी व मैथिली है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा है अपभ्रंश। ठीक है, अब इसमें लिखा है भारतीय आर्य भाषा के इतिहास में 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य काल को अपभ्रंश काल कहा जाता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अपभ्रंशों से ही क्या है आधुनिक आर्य भाषाएं जैसे हिंदी, बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उर्दू, उड़िया या उड़िया आदि का विकास हुआ। इसमें लिखा है सही विकल्प चुने डैश भाषा अस्थायी होती है। क्या कौन सी भाषा अस्थायी होती है? तो मौखिक भाषा जो होती है अस्थायी होती है। तो मौखिक भाषा के अंतर्गत बोलना या सुनना आता है, ठीक है, जिसमें हम लिखते विखते नहीं। तो मौखिक भाषा की मूल भाषा है भाषा की मूल भाषा है कौन? मौखिक, जिसे हर बच्चा सर्वप्रथम सीखकर भावों को प्रकट करता है। और मौखिक भाषा क्या होती है? अस्थायी होती है। विभाषा किसे कहते हैं? तो गाइस हिंदी क्षेत्र की जो प्रमुख बोलियां होती है ना उसको हम बोलते हैं विभाषा। तो भाषा है व्हाट? इसमें लिखा है अर्जित संपत्ति, मतलब भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने का क्या है? एक माध्यम है। निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है? तो किस धातु से बनी गई? भाषा से भाषा बनी है, ठीक है। इसमें लिखा भाषा शब्द संस्कृत के भाषा नहीं भाष, तो भाषा शब्द जो है संस्कृत के भाष धातु से है। इसका अर्थ होता है वाणी की अभिव्यक्ति। तो इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। तो गाइस क्या मॉरिशस में मॉरिशस है कहाँ पे? वैसे मॉरिशस आपको मिलेगा अरब सागर में। तो इसमें मॉरिशस में अरब सागर में हिंद महासागर में गाइस। तो इसमें मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। ध्यान है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के निवासियों को देखिए कैसे हिंदी भाषा वहाँ पहुँची है। तो क्या हुआ था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश कह लीजिए बिहार के निवासियों को क्या है अंग्रेजों ने गिरमिटिया मजदूर बनाकर ले गए थे। एक्चुअल में क्या है ना, मॉरिशस एक आइलैंड है, आप देखते होंगे मैप में देखिएगा। तो यहाँ पे मजदूरों की थी जरूरत। अब क्या है अंग्रेजों का चल रहा था शासन, तो अंग्रेज क्या कर रहे थे मजदूरों के रूप में उठा के ले गए थे बाहर से लोग और वहाँ पे ले गए, ठीक है। अब गाइस वो लोग वापस तो नहीं आए, वहीं पे बस गए, ठीक है। तो उनकी भाषा ही हिंदी थी, लिखते भी हिंदी थे, बोलते भी थे। तो इन अनिवासी भारतीयों की आगे की पढ़ाई ने अपनी योग्यता और परिश्रम के बल पर उच्च पदों को हासिल किया, मतलब वहीं पे रह के वो उच्च पदों पे आ गए। और ज्ञातव्य है कि मॉरिशस में अधिकांशतः भोजपुरी बोली जाती है। यहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब अधिकांशतः लोग क्या बोलते हैं? भोजपुरी। एक्चुअली पहुंचे ही बिहार यूपी, ईस्टर्न यूपी और बिहार से थे। तो इसमें लिखा है आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कौन है? तो कौन है आपका? सॉस्यूर। तो लिखा है फर्डिनेंद द सोस्यूर 1857-1930 के नाम आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक के रूप में लिया जाता है, क्योंकि उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत यानी कि भाषाई क्रांति के रूप में उभरे। फिर लगा भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रत्यन लाघव का अर्थ है क्या है गाइस? उच्चारण की सुविधा। तो लिखा भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रत्यन लाघव का अर्थ उच्चारण की सुविधा है। इसे क्या है? मुख सुख भी कहा जाता है। फिर है जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कौन सी? बंगाली सबसे अधिक बोली जाती है। ये 2007 का क्वेश्चन है गाइस, यूपीएसआई एग्जाम 21 दिसंबर 2007 में हुआ था ये। तो प्रश्न गत विकल्पों में जनगणना 2001 के अनुसार सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है बंगाली, ठीक है। इतने लोग बोलते हैं 8 करोड़ 33 लाख के आसपास बोलते हैं कौन सी? बंगाली। फिर
इसके बाद कौन सी आती है, मराठी आती है। देन आपकी तमिल आती है जो तमिलनाडु में बोली जाती है। देन आपकी है गुजराती का स्थान आता है, राइट। अब 2011 के जो जनगणना है उसके अनुसार भी सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है बंगाली है। अच्छा वैसे यहाँ 2001 की जनगणना के अनुसार ये कहानी गाई गई है कि 2001 की जनगणना बंगाली, मराठी, तमिल, गुजराती और आपकी बस, ठीक है। अब यहाँ 2011 में भी सबसे अधिक हम क्या बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है। चलिए आइए पहले देखते हैं कौन कौन सी है उपभाषा। तो इसने कहा उपभाषाएं कौन कौन सी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी हमने देखी थी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। अब देखते हैं कौन सी नहीं है उपभाषा का। मराठी नहीं है ऑब्वियसली। भाषा संबंधी भूल को कहते हैं, क्या बोलते हैं, त्रुटि। भाषा विचार के संबंधों की जो है चर्चा में अग्रणी है। तो क्या है, बाई गोत्स की भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में बाई गोत्स की अग्रणी है। बाई गोत्स्की का कहना है कि उत्तरोत्तर मानसिक विकास अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का परिणाम है। लिखा है भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया। तो किसे, राजा राममोहन राय ने। कौन सी भाषा के लिए, हिंदी। कौन, राजा राममोहन राय। तो लिखा है सबसे पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राममोहन राय ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने की बात कही थी। फिर केशव चंद्र सेन ने अपने समाचार पत्र में लिखा हिंदी ही अखिल भारत की जो है जातीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा बनने के योग्य है। अतः ये स्पष्ट है कि डी आंसर है इसका, ठीक है। अब लिखा है वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है। तो इसमें लिखा है व्यंजन विपर्य का। देखिए इसमें लिखा है विपर्य में किसी शब्द के स्वर, व्यंजन, अक्षर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और दूसरे स्थान से पहले स्थान पर आ जाते हैं। तो इसके कई भेद हैं। स्वर विपर्य, फिर है व्यंजक विपर्य और अक्षर जो है विपर्य। तो वाराणसी का बनारस रूप व्यंजन विपर्य का क्या है, विकास का उदाहरण है। तो इसने कहा पहले स्थान से दूसरे स्थान या दूसरे स्थान से पहले। तो इसमें व देखिए ब न र और स ऐसे हो जाता है, ठीक है। मतलब ये हो जाता अगर फर्स्ट, दूसरे नंबर पे ये आता, थर्ड नंबर पे ये, फोर्थ नंबर, तो ये कुछ ये क्या बन गया है आपका, बनारस टाइप का बन गया, ठीक है। अब लिखा है टकसाली भाषा कहते हैं। इसमें लिखा है परिनिष्ठित भाषा को। चलिए आइए देखें क्या भाषा विज्ञान के अनुसार मानक भाषा को आदर्श भाषा, टकसाली भाषा, परिनिष्ठित भाषा भी कहते हैं। किसी भी भाषा का उसके विभिन्न रूपों की अभिव्यक्ति के माध्यम के लिए उसका मानक रूप ही प्रयुक्त होता है। भारत की संपर्क भाषा कौन सी है। तो कौन सी है गाइस, हिंदी है। अतः हिंदी भाषा भारत की संपर्क भाषा हिंदी को क्या है, राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। तो गाइस राष्ट्रभाषा राजभाषा में काफी अंतर है, याद रखिए। लिखा है निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है। तो इसमें है कि जटिलता से सरलता की ओर। तो इसमें लिखा है गाइस यहाँ पे भाषा वैचारिक और मानस पटल पर उद्वेलित होने वाली भावनाओं का प्रतिबिंब है। भाषा अपनी विकास प्रक्रिया में एक गतिशील नदी की तरह बहती हुई निरंतर जटिलता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। लिखा है न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में डैश रहती है, क्या रहती है, निश्चितता रहती है। न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में निश्चितता रहती है, जिससे शब्द का अर्थ समझने में किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न ना हो। कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है, क्या हो जाती है, सरल हो जाती है। किसी भी बोली या भाषा की एक मानकता होती है जिसे प्राप्त कर लेने पर वह बोली या भाषा सरल हो जाती है। फिर नेक्स्ट है गाइस आपका परिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है। कौन करता है, भाषा वैज्ञानिक करता है। नाउ नेक्स्ट है आपका ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिभाषिक शब्दावली कहते हैं।
ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। उदाहरण स्वरूप जीव विज्ञान के संदर्भ में कोशिका का विशेष अर्थ है और उससे एक ही अर्थ लिया जाता है। हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? गाइस किसका है? आंसर है आपका बी यानी कि अंग्रेजी का। हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः इंग्लिश भाषा की शब्दावली के का अनुवाद है। जैसे आपका मीटर हिंदी में बोलते हैं, और ये हो गया मीटर, ये रेडियो रेडियो, किलोग्राम किलोग्राम, थर्मामीटर थर्मामीटर इत्यादि। नेक्स्ट है आपका कार्यालयीय हिंदी का जो भाषा है वो कौन होनी चाहिए? तो गाइस क्या लिखा है? अभिधात्मक शब्द की वह शक्ति जिससे वाचार्य प्रकट होता है, क्या अभिधा कहलाती है। फिर कार्यालयीय हिंदी का जो भाषा है वो अभिधात्मक होनी चाहिए। इसे अत्यंत सरल तथ्यों या का जो है सीधा और स्पष्ट कथन होना चाहिए। फिर लिखा निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है? कौन नहीं है? जयशंकर प्रसाद। लिखा है सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी, उदय नारायण तिवारी, देवेंद्र नाथ शर्मा इत्यादि क्या है? भाषा वैज्ञानिक है। जबकि जो आपका जयशंकर प्रसाद क्या है? महान कवि नाटककार हैं। फिर लिखा है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? काका साहेब कालेलकर यानी काका कालेलकर। तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे। और राजभाषा आयोग संसदीय समिति उसके प्रतिवेदन के अनुसार जो है संविधान में प्रदत्त 8वीं अनुसूची की क्या है? तत्कालीन भाषाओं के 20 प्रतिनिधियों वाले आयोग का गठन बंबई प्रांत के भूतपूर्व जो आपके मुख्यमंत्री थे यानी कि श्री बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में 7 जून 1955 को राष्ट्रपति के आदेश के अंतर्गत हुआ। सॉरी गाइस, यहाँ पे जरा थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया। यहाँ पे है आंसर है बाल गंगाधर खेर थे। ठीक है, तो इसमें लिखा है वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? तो कौन सी? वस्तुनिष्ठ शैली से है। फिर इसमें लिखा है परिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? किसके लिए है? आपके ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए। लिखा है पारिभाषिक शब्दावली ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए है। ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, भूगोल, चिकित्सा, वाणिज्य, विधि, दर्शन इत्यादि क्षेत्रों में होने वाले विकास के कारण अलग अलग प्रकार के परिभाषिक शब्द का विकास होते जाते हैं और जो विषय विशेष के संदर्भ में एक निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, क्या है गाइस? शब्द है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। जबकि शब्द भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई है। शब्द को जब वाक्य के अनुकूल बनाते हैं तब वह पद कहलाता है। भाषा विज्ञान में पद को रूप भी कहा गया है। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प सी दिया है, किंतु जो है संशोधित उत्तर कुंजी में इसने आंसर क्या बोला है? ए बोला है। यानी पहले ध्वनि और उसके बाद इसने क्या बोला है? ए आंसर है। ठीक है, चलिए, तो इसने लिखा है भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? शब्द। फिर लिखा निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? तो गाइस किसको नहीं मानेंगे? आपका मसनवी, बाकी संस्कृत निष्ठ हिंदी, हिंदुस्तानी और दिक्खनी, तो ये सब मानेंगे। और देखिए आजकल हिंदी भाषा की मुख्यतः 3 शैलियाँ जो है प्रचलित हैं। कौन कौन से? हिंदुस्तानी, उर्दू, संस्कृत निष्ठ हिंदी। तो दक्खनी हिंदी शैली दक्षिण भारत के मुस्लिम बाहुल्य राज्यों के क्षेत्रों में बोली जाती है। फिर है मनसबी शैली जो हिंदी की शैली नहीं है। फिर नेक्स्ट है आपका नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इसमें से जो
एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। तो यहाँ लिखा है भाषा पैतृक संपत्ति होती है। तो देखिए पहले लिखा है भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो ये जो आपका गलत है वो है आपका भाषा जो है पैतृक संपत्ति होती है। तो भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है। भाषा की अन्य विशेषताओं की बात करें तो भाषा प्रतीकात्मक होती है, भाषा ध्वनिमय होती है, भाषा का संबंध मनुष्य से है, भाषा कठिनता से सरलता की ओर गतिशील रहती है, भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है, समाज के सांस्कृतिक विभाग एवं पतन के साथ भाषा के विकास और पतन भी सीधे जुड़े होते हैं। चलिए आगे आते हैं गाइस। तो इसमें लिखा है हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? तो गाइस संपर्क भाषा है। चलिए समझते हैं। हिंदी भारत की संपर्क भाषा है जो देश के विभिन्न भाषा भाषी व्यक्तियों के लिए संपर्क का माध्यम है। इसके अतिरिक्त हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके अतिरिक्त इसने देखिए संपर्क भाषा, इसके अतिरिक्त क्या है? आपकी राज्य भाषा भी है हिंदी। तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं गाइस? कितनी है उपभाषाएं हमारे पास? 5। आइए देखें कौन कौन सी। देखिए हमने अभी पढ़ चुके हैं इसको, वैसे तो हम पश्चिमी हिंदी है। तो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती है? खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी आती है। फिर आपकी एक होती है राजस्थानी हिंदी, जिसमें मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती एंड मालवी आती है। तो पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली एंड छत्तीसगढ़ी आती है। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही और आपकी कौन सी आती है? मैथिली आती है। पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी, गढ़वाली हिंदी आती है। इतनी सारी हैं। तो हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार या फिर आपका महाराष्ट्र। तो गाइस महाराष्ट्र हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत नहीं बल्कि मराठी भाषी राज्य के अंतर्गत आता है। हिंदी भाषी में उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, आते हैं। फिर लिखा है बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? तो ये क्या बन जाती है गाइस? उपभाषा। तो बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है, उसमें साहित्य की रचना होने लगती है, तो वह क्या बन जाती है? उपभाषा बन जाती है। नेक्स्ट है आपका किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? बोली बोलते हैं। तो किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो स्थानीय भाषा है उसको बोली कहते हैं। उपभाषा का क्षेत्र जो है विस्तृत होता है और इसके अंतर्गत बोलियां आती है, बोली और बोलियां, ठीक है। तो हिंदी भाषा में कितनी बोलियां होती हैं गाइस? 18। तो इसने कहा कि हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां होती हैं, ठीक है। और इन बोलियों को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। जैसे पश्चिमी हिंदी में ब्रज है, खड़ी बोली, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी है। और पूर्वी हिंदी में कौन सी है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है। फिर है आपकी बिहारी में मैथिली, मगही एंड भोजपुरी। देन आपकी राजस्थानी मेवाती, मारवाड़ी, हथौड़ी एंड मेवाती मेवाड़ी, ठीक है। यहाँ पे है आपकी पहाड़ी में मंडियाली, गढ़वाली, कुमायूनी। टोटल कितनी गाइस? 18। और उपभाषाएं 5। लिखा है विभाषा का क्षेत्र बोली की उपेक्षा होता है। क्या? विस्तृत होता है। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है। तो हिंदी भाषा की कितनी जो है विख्यात बोलियां हैं? तो गाइस कितनी है? अभी हमने देखा 5। कौन कौन सी? बुंदेली, खड़ी बोली, कौन सी? हिंदी भाषा की ना। तो इसमें लिखा है आपका बुंदेली, खड़ी बोली, कौरवी, ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी। हिंदी भाषा की 5 मुख्य 5 बोलियां हैं, ठीक है। फिर इसमें लिखा है खसखुरा और गुरखाली भाषा है। तो इसमें लिखा है नेपाल की राजभाषा। लिखा है नामों से भी अभिहित किया जाता है इसे। अब लिखा है कि हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? तो हिंदी में जो अधिकांश शब्द हैं वो आए हैं संस्कृत भाषा से, ठीक है। अधिकांश शब्द संस्कृत भाषा से आए जिसे तत्सम शब्द कहा जाता है। क्या बोला जाता है? तत्सम शब्द। चलिए नेक्स्ट, इसमें लिखा है सिंधी भाषा का संबंध किससे है? तो सिंधी भाषा का संबंध है आपका ब्राचड़, यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक जो आपकी उत्तर कुंजी
उसमें क्या है, इस प्रश्न को गलत बताया था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इसका आंसर जो बताया है वो है आंसर बी, यानी कि ब्राचड़। फिर इसमें लिखा है सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है? कौन सी? ब्राचड़ से। तो सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की ब्राचड़ भाषा शाखा से हुआ है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का विभाजन पाली प्राकृत अपभ्रंश के रूप में हुआ है। इसमें अपभ्रंश की अनेक भाषाएं हैं। इसमें अपभ्रंश की ब्राचड़ शाखा से सिंधी का विकास हुआ है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो गाइस उत्तर प्रदेश में देखिए कौन सी, बुंदेली बोली जाती है एंड कन्नौजी भी बोली जाती है, दोनों ही बोली जाती हैं। तो लिखा है कन्नौजी और बुंदेली दोनों बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। कन्नौजी बोली कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा, मतलब ये कन्नौजी बोली है ना, कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा और या आदि जिले में, जबकि बुंदेली जो है झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा जिले में बोली जाती है। तो जो उत्तर UPSSC ने इसका आंसर बोला है वो बोला है डी। निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है? तो पैशाची बोली से है गाइस पंजाबी का। देखिए आधुनिक भाषाओं में से पंजाबी का संबंध जो है अपभ्रंश की पैशाची बोली से है। पंजाबी भाषा अपभ्रंश की टक्कक भाषा के अंतर्गत आती है, अतः इसका संबंध पैशाची बोली से माना जाता है और जिसका विकास अपभ्रंश से हुआ है, और ये जो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है। चलिए इसमें लिखा है गएल, गएल, भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रिया है? किसी मतलब किस बोली की किस तरह की क्रिया है? क्या गैल भैल ऐसा करके बोलते हैं? तो भोजपुरी भूतकालीन। तो अब है हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। तो गाइस इसका जो सही क्रम है वो है आपका संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। आइए और देख लेते हैं क्या है इसमें। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, ठीक है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, फिर अपभ्रंश अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। विशुद्धतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। हिंदी का विकास क्रम संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट जो है पुरानी हिंदी। फिर इसमें लिखा है बनारसी किसकी उपबोली है? लिखा है बनारस के शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम के आधार पर भोजपुरी बोली का नाम पड़ा। तो मगधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से विकसित इस बोली का क्षेत्र बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, सारण आसपास के कुछ क्षेत्र हैं। हिंदी प्रदेश की बोलियों में भोजपुरी बोलने वाले सबसे अधिक हैं, अतः स्पष्ट है कि बनारसी भोजपुरी की उपबोली है जो कि विकल्प में नहीं है। फिर लिखा है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का जो है उत्तर है गलत बताते हुए मूल्यांकन से इसे बाहर कर दिया। अब इसमें लिखा है कि इनमें से कौन सा गलत है? तो गाइस आपका जो है इसने कहा रूप रचना की दृष्टि से बोली जो है पूर्णतः विकसित होती है। तो आइए देखें इसकी व्याख्या क्या है। तो इसमें बी का गलत है। बोली जो है भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है जो अपने सीमित क्षेत्र में दैनिक जीवन के नित्य व्यवहार में प्रयुक्त होती है। ये भाषा का अल्प विकसित रूप होती है। तो गाइस ये वीडियो होती है यहाँ पे ख़त्म। चैप्टर 1 यहाँ पे हमारा हो गया ख़त्म। गाइस अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को जो भी है अगर आपको कुछ सही लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। शेयर करिएगा अगर अच्छी लगी हो तो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के संग। तब तक के लिए धन्यवाद।